Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 88,000 से 1,44,000 हो गया, और इस वक्त वो 1,44,000 से 2,17,000 हो गया है फीकस हर पाकिस्तानी पे। 1,44,000 से 2 लाख। तो ये जो कर्जा हम लेते जा रहे हैं, ये कर्जा हम और लेते जाएंगे, फिर उससे कर्जा उतरता जाएगा, फिर लोगों पे टैक्स लगाते जाएंगे, और एक मिनी बजट जो है, किस हद तक लोग इस वक्त तैयार हैं इस बात के लिए कि उनके ऊपर 300-350 अरब रुपए का, जितने अरब रुपए का वहां पे कमिट किया है हमने के टैक्स लगाने हैं, उससे अवाम को आगाह कर दिया जाए। लोगों में हिम्मत नहीं है मजीद टैक्स अभी, यानी अभी तक जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत और ये जो कुछ बढ़ा है, लोगों के ऊपर मजीद हिम्मत नहीं है। अगले चंद दिनों में जो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर तक एक मिनी बजट आ रहा है, आप यकीन, मैं बिल्कुल, आप मुझे नहीं पता हमारे हुक्मरान, हमारे अकाबरीन किस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है अब मजीद इस मिनी बजट की, जिसमें लोगों के ऊपर टैक्स भी डालने हैं अभी, और जिसमें लोगों, और आप कमाल देखें कि ऐसी शराइत जो हैं वो आयद हुई हैं कि जिसमें एक शर्त भी अगर पूरी नहीं होती तो बाकी तमाम शराइत भी जो है वो साइड पे चली जाएंगी। यानी उसमें हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को, स्टेट बैंक को पूरा हमने एक एनआरओ देना है, उनसे पूछा ना जा सके कि माजी में आपने क्या किया, कितने कर्जे लिए, कितनी एमनेस्टी स्कीम्स दी। ये एमनेस्टी स्कीम से गरीब आदमी का क्या ताल्लुक होता है? एमनेस्टी स्कीम से चोरी का पैसा बाहर से ले आए, यहाँ ला के उसको जो है वाइट कर लें, और फिर उसके बाद लगा, फिर ले जाएं, फिर लगा। तो ये कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाए? ये इमरान खान साहब को इन सब लोगों की लिस्टें सामने लानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना सिर्फ ये कि वो नहीं हो सका, बल्कि अभी मजीद जो कर्जों की दलदल है, इसमें हम शहद की दलदलें जो हैं वो तो शहद में बैठी हुई हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको इसमें डाल रहे हैं कर्जों की दलदल में। तो ये तो एक ऐसा कुआं है जिसमें हम फंसते ही चले जाएंगे और कभी इससे नहीं निकल सकेंगे। और बड़ा सख्त प्रोग्राम IMF ने, मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि अभी उनकी तरफ से पैसे नहीं आए। उनकी तरफ से पैसे उस वक्त आएंगे $1 अरब जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी बशमूल मिनी बजट, और फिर उसके बाद वो जनवरी में जाके उनका एक इजलास होगा, और उस इजलास में वो देखेंगे कि तमाम शराइत पूरी हो गई। स्टेट बैंक के गवर्नर के इख्तियारात जो हैं और बोर्ड के इख्तियारात वो कौमी असेंबली और सेनेट से पास हो गए, सारे टैक्सेस लग गए, मिनी बजट आके सब कुछ हो गया, तो फिर वो $1 अरब आएगा। हम एडवांस में ही ये सारा काम करते जा रहे हैं। तो इसको मेरा ख्याल है कि हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं अकाबरीन से और इमरान खान साहब की जो माशी टीम है उनसे कि वो थोड़ा सा रहम करें और इसको देखें कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और कहीं मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार ना हो। सियासी इंतशार तो अपनी जगह है, ये सड़कों पे और चौराहों पे जो लोग खड़े हैं, ये इनके अंदर अब सकत नहीं है कि मजीद महंगा पेट्रोल लें, ना इनमें सकत है कि ये गैस का बिल ज़्यादा अदा करें, ना इनमें सकत है कि ये बिजली का बिल ज़्यादा अदा करें, और ना ये है कि जो सेल्स टैक्स और GST और बाकी चीज़ें, ये जो बात है कि आवाम को कुर्बानी दोगी। मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत का साइज़ छोटा करें। वो जो दीवारें गिरानी थी गवर्नर हाउस की और ईवान सदर और ये बड़े बड़े महलात गिराने थे, उनकी तरफ तवज्जो दें, और आम गरीब आदमी जो है उसकी बददुआओं से बचें। हमारे अकाबरीन बददुआओं से बचें। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बदुआ तो ज़रूर दे सकते हैं। गालियाँ खाना कुछ और होता है, गालियाँ तो दे के लोग गुस्सा अपना उतार देते हैं, लेकिन जो खामोशी से बदुआएं दे रहे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनकी बदुआओं से इंसान को बचना चाहिए, हुक्मरानों को भी और हम सब इंसानों को भी। अच्छा, उसके बाद यह तो अगले जो चंद दिन हैं उसमें, इसी में ये जो बजट का सारे मामलात हैं और महंगाई और इसके ऊपर बहस होगी, और फिर उसके बाद ये बीच में दरमियान में मजीद ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स और ये सारी बातें भी होती रहेंगी। और इसमें सारा का सारा जो रियासती निज़ाम है वो एक तरह से अपनी जगह रुक गया आगे जाके, क्योंकि जब तक मईशत से आप आगे नहीं निकलेंगे और इतनी गैर यकीनी रहेगी तो उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और तो उन्होंने जो शराइत डाली हैं हम पे, तो उसको अगर हम खुल के बता दें, शौकत अली साहब ने बात तो कर दी है सारी, लेकिन वो इतनी खौफनाक बात है कि मैं हैरान हूं कि इन शराइत पे हमने कर्जा लिया क्यों था, और ये बात हमने उनसे कैसे कमिट किया था हमने। और अगर ये जो खान साहब ने बात की है, ये तो बात बड़ी अजीब सी है कि हुकूमत चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो मतलब खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ गई या कुछ और हो गया तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे। ये मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा माशी टीम जो है वो अरसर नौ जायजा ले, और फिर उसके बाद माशी पॉलिसी को जो है वो एक अरसर नौ मुरतब करे। एक तो ये गुजारिश है। दूसरी जो बात है, देखिए हमारे
آس پاس بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم ایسا نہ ہو کہ بطور پاکستان تو ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ آس پاس ہوتے ہوئے بڑے واقعات کے اوپر نظر رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہوتے واقعات جو ہیں اس سے جو ہیں وہ الگ تھلگ ہو کے میرا نہیں خیال کہ آگے معاملات چلیں گے. پاکستان تو دیکھیں یہ جو افغانستان میں جو بھی کچھ ہوا، اور یہ بہت اچھا اقدام کہ انڈیا جو ہے وہ جو امداد جاری ہے افغانستان، وہ پاکستان نے پرمیشن دی ہے کہ انسانی بنیادوں پہ جو افغانستان پاکستان سے کراس ہو رہی ہے افغانستان کے لیے انڈین جو ایڈ ہے، اور یہ میرے خیال سے ایک اچھا قدم ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے. لیکن ایک اور دو چار اور باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن زید، جن کو ایم بی زی یا ایم بی زیڈ یا ایم بی زی بھی کہتے ہیں، اور انتہائی پاورفل پرسنالٹی ان کی اور ان کی پالیسیز. تو یہ جو ینگ جنریشن آئی ہے، چاہے یہ قطر میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ایم بی ایس ہوں یا ایم بی زی ہوں، یہ کسی اور انداز میں اس پورے خطے کو اور مشرق وسطیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت عام بات جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے، اور اس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور میں دوبارہ آج یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ شہزادہ محمد بن زید کا جو ترکی کا دورہ ہے، اور ترکی میں ان کا جو دورہ ہے، ان کو ریڈ کارپٹ وہاں پہ بہت یعنی آپ سمجھیں کہ زبردست انداز میں ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے ان کا استقبال کیا ہے. یہ 2011 کے بعد 10 سال کے بعد کسی متحدہ عرب امارات کے سربراہ کا یا ان کے ولی عہد کا، یہ ڈی فیکٹو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہاں کے حکمراں ہی ہیں محمد بن زید جو ہیں، تو ان کا ایک بھرپور استقبال ہوا ہے وہاں پہ. اور وہاں پر انہوں نے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ $10 بلین کی آفیشیل جو ہمارے سامنے فگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ٹرکی میں کرنے جا رہا ہے. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ متحدہ عرب امارات اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے عرب اسپرنگ. یہ جب عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی تو اس دوران کشیدہ ہو گئے تھے تعلقات، اور وہ کشیدہ اس لیے ہوئے تھے کہ اخوان المسلمون کے ایشو پہ یہ عرب اپرائزنگ. اور پھر اس کے بعد جب محمد مرسی مصر میں آ گئے تو یو اے ای جو ہے وہ محمد مرسی کے ساتھ نہیں تھا، اخوان المسلمون کے یو اے ای جو ہے وہ ساتھ نہیں تھا، سعودی عرب بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن ترکی جو ہے وہ اخوان المسلمون کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2016 میں تلخی اور بڑھ گئی جب وہاں پہ ایک ناکام بغاوت کی کوشش ہوئی، اور وہاں پہ ترکی نے کہا کہ اس کے پیچھے یو اے ای ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اب وہ تمام رنجشیں، وہ تمام جو آپس میں آپ سمجھیں کہ بد اعتمادی کی فضا تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ ملک آپس میں قریب آ رہے ہیں دونوں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 88,000 سے 1